हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। किस जीव को जो है वो रक्षित क्षेत्र में रखा गया है, किन के ऊपर खतरे हैं, इन सारे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग भारत की बात करें और इस टॉपिक पे आए, तो भारत विविधताओं से भरा हुआ एक सबसे बड़ा देश है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप उत्तर के क्षेत्र में जाएंगे तो भाषाएं अलग होगी, यहाँ के जानवर अलग होंगे। अगर आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ की भाषाएं, यहाँ के जानवर, हर एक चीज अलग होंगे, संस्कृति से लेकर के भौतिक स्वरूप से लेकर के, अगर आप देखें तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से लेकर के सारे चीज अलग है। लेकिन फिर भी हम लोग भारत देश में एक ही देश के कहे जाते हैं। तो इतने ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी भारत एक है। इसके पीछे जो रीजन है वो भारत की अपनी एक अलग जो है वो संविधान का होना है। लेकिन इसके बाद भी अगर देखें हम लोग भारत में, तो भारत की बात करें तो ये जो है यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% जनसंख्या है, मतलब कि लगभग 16 लाख जो है वो उपजातियां और जैव उपजातियां पाई जाती है। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज आता है कि जो भी वन्य जीव है या फिर वन्य संसाधन है, इन सारे चीजों को जो है वो पहचानना और उनको चिन्हित करना कि किनके जीवन के ऊपर खतरा है और किनको बचाए रखना ज्यादा जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये 16 लाख से अधिक है। अगर हम लोग बात करें हम अपने देश की, तो हमारे देश में 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। और वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की स्थानीय है, मतलब केवल और केवल भारत में पाई जाती है। मतलब वो देसी, उसको बोला जाए तो वो देशज हैं वो अपने आप में। ठीक है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो यहाँ दिए गए हुए हैं, जो डेटाज अवेलेबल आपको करवाए गए हुए हैं, उसमें भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा आ चुका है, क्योंकि या तो उनके लिए जो प्रॉपर इन्वायरमेंट था वो खत्म हो चुका है, या फिर उनकी जनसंख्या व्यापार के कारण, शिकार के कारण खत्म हो गए हैं। तो भारत में 10% और वनस्पति जात जो पेड़ है उनकी, और 20% स्तनधारी मतलब जो जीव जंतु है उनके ऊपर जो है वो खतरा आ चुका है। और अगर हम लोग बात करें ऐसे मतलब खतरा आए हुए जो जंतुओं के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, तो उसमें चीता आ जाएगा, गुलाबी सिर वाला बत्तख आ जाएगा, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका। ये सारे जो है इसके ऊपर कहीं ना कहीं से खतरा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग और बात करें इसमें, तो मधुका और इंसिग्निस जो है वो महुआ की एक जंगली किस्म होती है, और हुबर रिया, हेप्टान्यूरोन जो घास की प्रजाति है, इन सारे के ऊपर खतरा आ चुका है। तो वास्तव में इस सारे के पीछे क्या रीजन है, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक इम्पोर्टेंट डाटा है उसको देखना जरूरी है। स्तनधारियों की 79 जातियां और पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृप की 15 जातियां और जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा इनके ऊपर आ चुका है। ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे आ गई हुई है, और लगभग 1500 पादप जाति भी लुप्त होने का खतरा है उनके ऊपर। और फूल और पुष्प की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें 50 से 100 गुना ज्यादा, जो अगर देखें तो स्पीड जो है वो 50 से 100 गुना ज्यादा स्पीड से इनके लुप्त होने की दर बढ़ रही है। तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे यहाँ देखें तो हमारी जो सुंदरता है वो भी कहीं ना कहीं से इफेक्टेड होगी, और प्राकृतिक संतुलन है वो भी बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको IUCN बोला जाता है, उसके अनुसार अगर देखें तो जो जातियां हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले सामान्य जाति होती है, जो जीवित रहने के लिए अभी बिल्कुल यहाँ पे सामान्य है, उनका जीवन अभी चल रहा है और उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। जिसमें आ जाते हैं आपके पशु, साल, चीर और कृदंत, ये सारी चीजें। अगर संकटाग्रस्त की बात करें तो इनके लुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो ये संकटाग्रस्त के श्रेणी में आते हैं, जिसमें काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, ये सारे चीजों को रखा गया है।
सुवेद्य जिसको वल्नरेबल जाति बोला जाता है, ये जातियां संकट जिनकी संख्या घट रही है, मतलब ये खत्म नहीं हो रही, इनकी संख्या घट रही है। मतलब अगर पूरे भारत की बात करें, अगर पहले 100 थे तो अब 85 पे आ गए हैं, कुछ समय के बाद ये 75 पे आएंगे, 65 पे आएंगे, तो ये सुवेद्य जाति हो जाएंगी। और इसमें हमारे नीली भेड़, एशियाई हाथी, इन सारे चीजों को, डॉल्फिन, इन सारे चीजों को रखा गया हुआ है इसमें। दुर्लभ जातियों की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो बहुत कम या फिर सुवेद्य होती जा रही है। ये जो कारण है ये फिर परिस्थिति या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण हो रहे हैं, तो इनको दुर्लभ जातियों के रूप में रखा जाता है। स्थानीय जाति की बात करें तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, अंडमानी टील, निकोबार कबूतर, अंडमानी जंगली सुगर, ये सारे जो है वो स्थानीय जातियां हैं। और इनकी जो श्रेणी है इसको स्थानीय रूप में किया गया है, जैसे कि किसी जगह पे केवल उसी चीज को पाया जाता है। जैसे कि अगर आप इस तरीके से जाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे अगर देखें तो ध्रुवीय भालू होता है, मतलब ध्रुवीय प्रदेश में अगर जाएंगे तो वहां पे आपको ध्रुवीय भालू दिखाई देगा, तो वहां की स्थानीय जाति आपको देखने को मिल जाएगा, उसको जाति बोला जाता है, स्थानीय जाति। लुप्त प्रजाति की बात करें तो ये वो है जिनके आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। जैसे कि शेर का अगर कोई मांद हो और वहां पे शेर नहीं पाया जाएगा तो वो जो है उसको हम लोग लुप्त हुई जाति के बारे में जानेंगे। और इसमें जो है वो एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है, जो अब लुप्त जाति हो चुकी है। ये डेटाज है कुछ इस तरीके के। अगर हम लोग देखें पूरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर आए तो भूमि पर रहने वाले दुनिया के सबसे तेज स्तनधारी में चीता बिल्ली के परिवार का एक अजूबा विशिष्ट सदस्य था, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन आज इसकी जनसंख्या जो है वो बिल्कुल लुप्त होते चली गई है। बहुत पहले 1952 में इसको लुप्त घोषित कर दिया गया हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं से जो अगर आप देखिएगा तो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते जा रही है, और इसमें मानव का एक अहम भूमिका भी है। अगर हम लोग बात करें तो हमें लकड़ी से लेकर के और दवाइयां तक कहीं ना कहीं जो है वो पेड़ से ही प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और वन और वन जीव के नुकसान के कारण अगर देखें तो इस पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं से एक ऐसा जाति जो बहुत, जिसको हम लोग आदिवासी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं से इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। और हमारे जो कारनामे हैं, जो हम प्राकृतिक का विदोहन करते हैं संसाधनों का, उसके कारण उस जो है वो जो जातियां हैं उसके ऊपर से लेकर के और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी बिल्कुल तरीके से बर्बाद होते चले जाएंगे। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो डेटाज है जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो भारत में सबसे ज्यादा अगर प्राकृतिक नुकसान की अगर हम लोग बात करें तो रेल लाइनों, जैसे ही वैश्वीकरण हुआ उस वक्त हम रेल लाइन को बिछाने के लिए वनों को बहुत बुरी तरीके से जो है उसका विदोहन किए, और प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसको कहीं ना कहीं से हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। और बड़ी विकास परियोजनाएं जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं से प्राकृतिक वनस्पति को जो है वो नुकसान पहुंचाती है, जिससे जीव जंतु से लेकर के और पेड़ पौधे की भी नुकसानी होती है। जैसे कि 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर के वन को साफ कर दिया गया, और इस कारण से यहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो बैडली इफेक्टेड हुए थे इस पर। अगर हम लोग और देखें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को, तो पश्चिम बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है उसको डेलोमाइट के खनन के कारण जो है वो क्या हुआ था कि इस टाइगर रिजर्व पे बहुत ज्यादा खतरा आया हुआ था, और टाइगर जो है वो यहाँ के इफेक्टेड हुए थे डेलोमाइट के खनन से। तो इन जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उसमें जैसे ही मानव इंटरफेयर करता है वो कहीं ना कहीं से संसाधन के साथ साथ वन्य जीव को भी प्रभावित करना स्टार्ट करता है। और अगर हम लोग हिमालयन यौ की बात करें तो ये भी संकटाग्रस्त हो चुका है। और उसको अगर देखें हम लोग तो जो एक पेड़ होता है जिससे क्या होता है कि टैक्सोल निकाला जाता है और सारी कैंसर की दवाएं इसी से बनती है, लेकिन सरकारी संरक्षण के बाहर होने के कारण इसका जो है वो कहीं ना कहीं से मिसयूज हो रहा है और इसके पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। ये सारी बातें हैं। ये जो है वो प्री में आपका यहाँ आ जाएगा, टैक्सोल से क्या निकाला जाता है ना, हिमालय यौ से क्या निकाला जाता है, तो टैक्सोल और इसका यूज होता है कैंसर के लिए, इसको प्री फैक्टर में जोड़ लीजिएगा। बाकी और अगर हम लोग देखें तो जीव के आवास विनाश और जंगली जानवरों को
मारना व आखेट, पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावानल आदि प्राकृतिक जो अगर देखें तो जैव विविधता को जो है वो कम करने वाले कारकों में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के रूप में आते हैं ये, क्योंकि जिस तरीके से हम जंगल के जानवरों को मार रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और प्रदूषण को जिस तरीके से हम फैला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से जैव विविधता को कम करने में हमारी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और ये हमारे प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। आमतौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो विकसित देश ये मानते हैं कि पर्यावरण में जो है वो पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण हम लोग भूमि का उपयोग उस तरीके से करते हैं कि वो कहीं ना कहीं से हमें इम्पैक्ट पहुंचाता है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कुछ ये भी आती है कि मानव जिस तरीके से इंटरफेरेंस कर रहा है उस तरीके से वो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी लगा रहा है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन खत्म हो चुके हैं और 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है, 70% धरातलीय जल दूषित हो चुके हैं और 40% मैंग्रोव वन जो है वो लुप्त हो चुके हैं। कौन रीजन है इसके पीछे, कौन इसके पीछे अगर देखें आप तो इसका जो इसको लुप्त होने में जिसकी अहम भूमिका है, रिस्पॉन्सिबल है कौन व्यक्ति, तो वो कहीं ना कहीं से आदमी ही है, इसमें जीव जंतुओं की कोई भूमिका नहीं है। ये चीजें हैं। अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक से जिस तरीके से हमें सारी चीजें मिलती है, तो एक जो मूल निवासी होता है जिस जगह का, जो आज भी हमारे संस्कृति से नहीं जुड़ पाया है, उसके खाने पीने, औषधि, संस्कृति इत्यादि का जो आपूर्ति होता है वो वन से ही होता था। लेकिन जिस तरीके से मानव ने इंटरफेरेंस करके उसको खत्म किया है, उस जातियों के भी विलुप्त होने के, आदिवासियों के भी विलुप्त होने के खतरे हमारे सामने में निकल करके आ रहे हैं। और हम देखें इम्पोर्टेंट चीजों को तो भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और ये उठाने जरूरी भी थे, जिसमें 1916 से 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम पर पुरजोर मांग किया था और 1972 में इसको लागू भी किया गया, जिसके तहत क्या हुआ था कि राष्ट्रीय उद्यान और जीव पशु विहार का स्थापना की गई और इसमें यह देखा गया कि जो जिस पर खतरा है उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो बाघ, एक सिंग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, होंगलू, 3 प्रकार के मगरमच्छ जो होते हैं, स्वच्छ पानी के मगरमच्छ अलग होते हैं, लवणीय जल के मगरमच्छ अलग होते हैं और घड़ियाल, एशियाई घोड़ा, इन सारे को शामिल किया गया जिनको संरक्षण प्रदान किया जाने लगा। तो ये सारी बातें आई। बाघ परियोजना भी स्टार्ट किया गया, ये 1973 में जो है इसको देश के 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई। बाघों की जनसंख्या को 55,000 जो है वो से घट कर मात्र 1837 रह गई हुई थी, जिसको शुरू करने के लिए जिसको बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना की स्थापना की गई हुई थी और यह भी सफल रहा था। और अगर हम लोग देखें तो जो है वो स्टार्टिंग में तो बाघ परियोजना सफल रहा था, लेकिन बाद में ये इसकी सफलता कम होते गई। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को जो है वो स्थापित किया गया और इसमें इसकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वर्क किया गया हुआ था। अगर और हम लोग देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट डेटाज के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो भारत के अधिकतर वन एवं वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं या फिर अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में वो काम करते हैं, जिसमें आपके आरक्षित वन क्षेत्र हो जाते हैं, रक्षित वन क्षेत्र हो जाते हैं और फिर आपके अवर्गीकृत वन क्षेत्र हो जाते हैं। मतलब जिसको कि बंजर भूमि जो कि सरकार व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उसको हम लोग अवर्गीकृत वन क्षेत्र बोलते हैं। अवर्गीकृत क्षेत्र भी होता है और इसमें भी जो है वो संरक्षण प्रदान किया जाता है वन्य जीव को और वनस्पतियों को। और जो डेटाज हैं जो इम्पोर्टेंट है कुछ इस तरीके के हैं कि राजस्थान के एक अलवर जिले में 5 लोगों ने मिलकर के 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया था। तो वहाँ के खुद के लोगों की ये इनिशिएटिव थी, क्योंकि वहाँ पे जो जानवर थे उसके ऊपर संकट आ गया हुआ था। बाकी हम लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं से देवी देवताओं में भी है, तो इस कारण से इसको अगर देखें तो विश्वासों में भिन्न वनों और मूल एवं कौमार्य रूप में बचाकर रखते हैं, जिन्हें हम लोग पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। ये जो है आपका ये प्राकृतिक पूजा करने की एक परंपरा है, जिसमें आप तुलसी और पीपल के पेड़ को ले सकते हैं।
अगर हम लोग देखें कि छोटा नागपुर के संथाल मुंडा को, तो ये क्या करते हैं कि महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। और उड़ीसा और बिहार में अगर हम लोग देखें तो इमली और आम की पूजा की जाती है शादी के दौरान। इसमें बट वृक्ष और पीपल भी शामिल है। बेसिक बातें हैं, अगर आप बिहार से और भारत से बिलोंग करते हैं भारत में, तो आपको इसके जो है वो कहीं ना कहीं से झलक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो यह भी कुछ इसी तरीके का इनिशिएटिव था, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कुछ इसी तरीके का इनिशिएटिव था, जिसको प्राकृतिक संसाधनों के बचाने के ऊपर जो है वो मेगा पाटेकर के द्वारा स्टार्ट किया गया हुआ था। तो ये सारी बातें थी जो बेसिक है, इसमें हम लोगों को जानने थे। तो ये था आज के चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोगों ने क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 क्लियर किया है, जो वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण था। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 होगा 10th क्लास के। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।